बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। 3 मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से 3 जज साहबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया, बल्कि वज़ारत कानून ने इस सिलसिले में जो रिक्विज़िट नोटिफिकेशन था वो भी जारी कर दिया गया। अब इस नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो लेजिस्लेशन हुई है, 13 जजेस की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अब नाज़रीन ये बात हो रही है कि अगर बाहर की हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहबान आ सकते हैं, तो यहाँ से जो जजेस हैं उन्हें दूसरी हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता, इनके भी वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएँ। अब ये क्या मामला है, इस ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये बताएंगे कि जुनैद अकबर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने ऐसा क्या गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है जिसने बानी पीटीआई इमरान ख़ान को चार्जशीट कर दिया है, जिसने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को फंसा दिया है। तो नाज़रीन, 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं जिसकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। नाज़रीन, 3 जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र किए गए हैं, उसमें अगर हम बात करें अव्वल नंबर पे जो हैं वो हैं जस्टिस सरदार सरफराज डोगर। इनकी नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट हुई है वो जून 2015 की है और लाहौर हाई कोर्ट में जो 35 जज साहबान मौजूद हैं उनमें इनकी सीनियरिटी 15वें नंबर पे है। अब नाज़रीन, सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। कल पीर के दिन इन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेनी चाहिए या मंगल के रोज़ संभाल जाएंगे। मुझे तो लगता है कि पीर के दिन जज साहबान अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब को रिपोर्ट कर देंगे। सरफराज डोगर साहब अब आमिर फ़ारूक साहब के बाद सीनियरिटी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू हैं, सिंध हाई कोर्ट से इनका ताल्लुक़ है और इनकी अपॉइंटमेंट हुई है 30 नवंबर 2016 को और ये सिंध हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी है उस सीनियरिटी में ये 13वें नंबर पे आते हैं। वैसे 40 जज हैं सिंध हाई कोर्ट में, आखिरी जो 12 जज सिंध हाई कोर्ट में लगाए गए हैं उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो चुकी है। अब नाज़रीन, जो सोमरू साहब हैं, खादिम हुसैन सोमरू साहब हैं, इनकी जो मैंने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपके सामने रखी है, एक और ये ख़दशा सामने आ रहा था कि शायद कोई ऐसा जज, शायद कोई ऐसी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वाला जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए कि अगर सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस बनते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उसके बाद जो सीनियर प्यूनी जज हो वो भी बाहर से आने वाला जज होना चाहिए। लेकिन आज ये ऐसा नहीं हुआ। सरफराज डोगर साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और अगर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ आगे चल के मैंने इस पर तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करनी है। अगर सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते हैं तो फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज रहेंगे। लेकिन अगर मोहसिन अख्तर कियानी और सरफराज डोगर साहब की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के दरमियान कोई लगने वाला जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के तौर पर ट्रांसफ़र हो जाता तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर प्यूनी जज भी ना रहते। तीसरे जज नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद सोमरू हैं। 20 जनवरी 2025 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ये हालिया जो बलूचिस्तान में अपॉइंटमेंट हुई हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 जज, उनमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी शामिल थे। तो इनको भी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो 14 जज हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, उनमें इनकी सीनियरिटी का जो नंबर है, सीनियरिटी का, वो 12वां नंबर है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एतराज़ कर देते हैं, सवाल कर देते हैं, क्वेश्चन उठा देते हैं। मैं क्योंकि वो बड़े आम अंदाज़ में, एक आम शहरी वाले अंदाज़ में व्लॉग करता हूँ, अंग्रेज़ी शंग्रेज़ी मुझे आती नहीं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। तो सिविलियन, दोस्त कहते हैं सिविलियन नहीं होता, सिविलियन नहीं होता, सिविलियन होता है।
बिल्कुल ऐसे होता है भाई, लेकिन वो आम बोलने के अंदाज में ऐसे बोला जाता है। तो मैं माज़रत चाहता हूँ अगर कुछ सुनने वालों को मेरा एक्सेंट या लफ्ज़ की प्रोनाउंसमेंट सही नहीं होती तो उस पर माज़रत चाहता हूँ, लेकिन वो तेज़ी में सब कुछ हो जाता है। दूसरा नाज़रीन, अब ये जो 3 जजेज़ आए हैं, इनके आने के बाद अब जजेस की तादाद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूरी हो गई। जो 5 जजेस ने आखिरी ख़त लिखा था उसमें तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 12 जज लिखे थे कि 12 जज हैं, 2 बाहर से क्यों लाने हैं, 2 नए यहाँ पे लगा लें। लेकिन 13 जज थे, चीफ जस्टिस के अलावा 12, मजमूई तौर पे 13 जज जो है वो लगने थे, तो 13 की तादाद जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब नाजरीन, ये जो 3 जज ट्रांसफ़र हुए हैं, इनके ट्रांसफ़र से पहले आमिर फ़ारूक साहब से मुशावरत की गई, आमिर फ़ारूक साहब के साथ मुशावरत की गई। अब इसमें कंसल्टेशन का लफ्ज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन का लफ्ज़ है कि मुशावरत करनी है। सदर पाकिस्तान ने दोनों चीफ जस्टिस साहबान से, चाहे जिस हाई कोर्ट से जज आ रहा है, जिस हाई कोर्ट में से जज ट्रांसफ़र हो रहा है, दोनों के साथ मुशावरत करनी है। कंसेंट की बात नहीं कही गई कि कंसेंट होनी है, हाँ, मुशावरत किस लेवल तक होनी है, कितनी होनी है, थोड़ी होनी है, ज़्यादा होनी है, क्या जिस चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत हो रही है वो सदर से, इस सदर के इस अख्तियार के हवाले से सदर से भी कोई सवाल कर सकता है, ये एक अलग बहस है। लेकिन अब नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि जो 6 जजेज़ हैं जिन्होंने पहले काजी फैसल साहब के दौर में लेटर लिखा था, वो लेटर लिखना जो है उनको महंगा पड़ गया है, क्योंकि वो लेटर, ज़ाहिर सी बात है कहानियाँ घड़ने वाले कहानियाँ भी घड़ते हैं, कि चूँकि वो जो लेटर था वो तो हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ लिखा था। वो जो लेटर था 6 जजेस का, उसके बारे में कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा था और अब भी कहा जा रहा है कि उसमें तो इन 6 जजेस ने अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चार्जशीट कर दिया था। अब इसको नया एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आमिर फ़ारूक साहब इनकार कर देते इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने में, तो ये कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र ना हो पाते, चाहे सदर का जितना मर्जी अख्तियार था। ओ भाई, अब ये जो लोग कह रहे हैं कि ये बदला लिया आमिर फ़ारूक साहब ने, यार कौन सी दुनिया में आप लोग रहते हैं, कौन सी दुनिया में आप लोग रहते हैं। मशवरे की बात की गई है, आमिर फ़ारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसेंट लेने की बात नहीं की गई। कंसेंट सिर्फ लेने की जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, जिस जज को ट्रांसफ़र करना है उसके कंसेंट की बात की गई है। अब अगर किसी ने मेरे मुताबिक तो अब भी इन 3 जजेस के ट्रांसफ़र के बाद, जिसमें 3 जज के ट्रांसफ़र के बाद अब जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी आमिर फ़ारूक साहब के ट्रांसफ़र होने के बाद, अपना सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने के बाद, उसमें अब भी सरफराज डोगर साहब अगर पहले नंबर पे उनका नाम होगा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम भी होगा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का भी नाम होगा। अगर हमारे साथी कहते हैं कि सरफराज डोगर साहब फेवरेट होंगे, मैं कहता हूँ कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी फेवरेट होंगे। लेकिन उसके लिए ये जो नाज़रीन अपने वकला बरादरी है जो तहरीक चलाने की बात कर रही है और बड़े बड़े दावे कर रही है कि आइन के साथ सदर पाकिस्तान ने फ़्रॉड कर दिया है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भाई ये जलसे जुलूस बयानात टीवी पे बैठ के, टॉक शो पे आके बैठ के बड़े बड़े दावे करने से पहले यहाँ पे जो बात की जाती है ना कि एग्जेक्टिव की जुडिशल कमीशन में तादाद ज़्यादा है, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। कोई एग्जेक्टिव की तादाद जुडिशल कमीशन में ज़्यादा नहीं, आप एफर्ट तो करें। ये लंबे लंबे दावे, लंबे लंबे बोल बचन करने की बजाय आप कोई प्रैक्टिकल कोशिश करें। 13 जुडिशल कमीशन के जजेस की तादाद, अपना अरकान की तादाद है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, जो लोग कहते हैं ना एग्जेक्टिव ज़्यादा है, एग्जेक्टिव कैसे ज़्यादा है। एग्जेक्टिव में आप चल पहले एग्जेक्टिव के गिन लेते हैं। वज़ीर कानून है, अटॉर्नी जनरल है, हालांकि ये जुडिशल कमीशन के मेंबरान में आते हैं, एग्जेक्टिव में नहीं आते। चलें आप काउंट कर लें, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, 2 हुकूमत के अरकान असम्बली जिसमें एक फ़ारूक एच नाइक हैं, एक शेख आफ्ताब साहब हैं, और तीसरी वो ख़ातून बरोचा साहबा हैं जिन्हें स्पीकर याद सादिक साहब ने नामज़द किया। ये 5 अरकान बनते हैं हुकूमत के, और टोटल कितने हैं, टोटल 13 हैं, यानी दूसरी तरफ 8 हैं, 5 हुकूमत के हैं उसमें से। अब 8 कौन से हैं दूसरी तरफ, उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, मंसूर शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, जैसे समीनुद्दीन ख़ान साहब हैं, जैसे जमाल ख़ान मंदोखेल साहब हैं, और जो उनके हैं अपने पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 हैं, बैरिस्टर गौहर साहब,
अली ज़फ़र साहब, वो 8 दूसरी साइड पे बनते हैं। अगर हुकूमत की तरफ से कोई बनता है, हुकूमत का नॉमिनेटेड अगर कोई जज लग जाता है, एडिशनल जज लग जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज लग जाता है, वो उसी सूरत में लगेगा जब दूसरी साइड से बंदे टूट के यहाँ पे आएंगे। तो वकला बरादरी जाके जुडिशल कमीशन के अरकान से बात करें जिनका जुडिशरी के साथ ताल्लुक़ है। वकला बरादरी जाके अपनी पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे के साथ बात करें, उनकी तो आप टांगें खींचते हैं। अपने ही जुडिशल कमीशन के अरकान की, अदलिया के अरकान की, अपनी वकला बरादरी के अरकान की, और मलबा डाल के आप सच्चा होने की कोशिश करते हैं कि एग्जेक्टिव की तरफ चले जाते हैं। बनती आपकी आपस में नहीं है, टांगे आप एक दूसरे की खींच रहे होते हैं। अब नाज़रीन, मेरे मुताबिक तो अभी भी जस्टिस डोगर साहब का अगर रोशन इम्कान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का, तो अख्तर कियानी साहब का भी है और गुलहसन औरंगज़ेब साहब का भी है। अच्छा, इस ट्रांसफ़र के बाद अब नई एक गर्दान शुरू की गई है कि वहाँ से अगर जज यहाँ पे लाए हैं तो यहाँ से जज जो है वो उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, वहाँ से यहाँ पे क्यों आए। अब ये भी नाज़रीन, अब देखें ना, कोई अकल नूं हत्थ मारने वाली गल होंदी है, कोई गल का कोई हिसाब किताब होता है, गल करते हुए बंदा सोचता है मैं कह की रहा। अब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वहाँ पे दूसरे हाई कोर्ट में क्यों ट्रांसफ़र नहीं होते। अब ये जो कहने वाले हैं कंसेंट लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, वो तो तैयार बैठे हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की कंसेंट ले दें, वो इनको बलूचिस्तान कहेंगे, लाहौर कहेंगे, सिंध कहेंगे, वहाँ पे इनके ट्रांसफ़र कर देंगे। ले दें आप उनकी कंसेंट, जिनके आप जो है वो अगवान बने हुए हैं, जिनके आप जो है वो फ्रंटमैन बने हुए हैं। करते हैं आप बात, कमाल करते हैं बात करने में। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो हमारे प्रोग्राम की दूसरी अहम ख़बर है। जुनैद अकबर साहब क्या गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया और ख़ान साहब को कैसे उन्होंने फंसा दिया है, ख़ान साहब को उन्होंने कैसे चार्जशीट कर दिया है। नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब को आपको पता है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का नया प्रेसिडेंट बनाया है और उनके कंधों पे भारी जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब ने डाल दी है। अब भारी जिम्मेदारी क्या है? भारी जिम्मेदारी ये है कि आपने 8 फरवरी को पहला एहतजाज करना है। अब जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि मैंने, जब इमरान खान साहब ने मुझे खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाने की बात की, तो मैंने खान साहब से कहा कि आप मेरी जगह पे अली अमीन गंडापुर का जो खैबर पख्तूनख्वा का करीबी है, जो दोस्त है, उसको आप बना दें। लेकिन खान साहब ने मुझे कहा कि नहीं, तुमने बनना है। अब ये जो नाज़रीन खान साहब बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र जुनैद अकबर साहब ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा, अब पिछले दिनों जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा के इलाके में हज़ारा डिवीज़न में जो एक ख़िताब किया, अब वो ख़िताब तो बड़ा दबंग कर रहे थे, सुनने वालों को बड़ा पसंद भी आया होगा। लेकिन नाज़रीन, उस ख़िताब को देखें तो सही। उस ख़िताब में तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्जशीट कर दिया, इमरान खान को चार्जशीट कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करप्शन मौजूद है, इस बात का जुनैद अकबर ने एतराफ़ कर लिया। ना सिर्फ जुनैद अकबर ने इस बात का एतराफ़ किया कि तहरीक इंसाफ में बतौर सियासी जमात करप्शन की जाती है, वहीं इसका इल्ज़ाम अपने बंदों पे, अपने पार्टी के लोगों पे बशमूल इमरान खान साहब लगा दिया। अब जुनैद अकबर साहब क्या कहते हैं, जज्बाती आदमी है ना, गुस्से वाले आदमी, तो जब आप गुस्से में और जज्बात में आके बात करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि गुज़िश्ता क़यादत जो है, जब लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद निकली तो वो इदारों के साथ राब्ते में थी। अब फ़र्क ये होगा कि हम जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो हमारा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं होगा, किसी के साथ कोई बात नहीं करेंगे। बात तो आपको करनी पड़ेगी। अब ये बेवकूफ़ी है, ये हकीकत के बरखिलाफ़ है कि आप लॉन्ग मार्च लेके निकलें, आपका राब्ता ना हो, आप किसी के साथ बात ना करें। आप एक डिमांड लेके आ रहे हैं ना, आपकी कोई डिमांड होगी ना इस्लामाबाद आते हुए, लॉन्ग मार्च करते हुए, उस डिमांड के लिए आपके साथ किसी की बातचीत होगी, कोई आपके साथ बातचीत करेगा, कोई आपको ऑफ़र करेगा कि उसकी ऑफ़र आप माने या ना माने, बातचीत तो आपकी होगी। आप ये कहते हैं कि बात ही नहीं होगी, तो ये तो सिरे से मानने वाली बात नहीं। दूसरे वो कहते हैं कि मैं अगर गिरफ़्तार हुआ तो फिर आपने अफ़गान शायरा बंद कर देनी है, आपने शायरा रेशम बंद कर देनी है, आपने जीटी रोड बंद कर देनी है, आपने मोटरवे बंद कर देनी है। किसका नुकसान होगा? मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। कुरम में पिछले कितने दिनों से रास्ता बंद है, तो रास्तों की बंदिश की वजह से कुरम जैसा एक छोटा सा इलाका, सरहदी इलाका, वहाँ के अवाम
पिछले चंद महीनों से अपने इलाकों में मशहूर हो चुके हैं, वहाँ पर कितने मसाइल मुश्किलात का सामना है। तो ये तो आप अपने सूबे को ख़ुद बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, जहाँ से ये रास्ते आप बंद करेंगे वहाँ से आने वाले लोगों को भी मसाइल मुश्किलात होंगी, लेकिन आपको अपने सूबे में भी मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मत समझें कि हम ये बंद कर देंगे तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। जितना प्रेशर आप दूसरे पे डालने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा प्रेशर, डबल ट्रिपल प्रेशर आपके ऊपर आएगा रास्ता बंद करने पे। आपके अपने सूबे के अवाम आपके बाल नोचेंगे, आपका जिस्म नोचेंगे कि ये आपने क्या हरकत की है, खोले इन रास्तों को। फिर आगे सुने क्या कहते हैं जी। अब ये नाज़रीन बड़ी अहम बात है। कहते हैं जी कि पार्टी में रकम के एवज़ ओहदे देने का कल्चर तब्दील करूँगा। क्या कह रहे हैं जुनैद अकबर साहब के पार्टी में पैसों के एवज़ पार्टी के ओहदे देने का कल्चर तब्दील करूँगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ओहदे मिलते हैं जिसको भी, वो पैसों के एवज़ मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जुनैद अकबर साहब खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के सदर कह रहे हैं। तो ये तो जमात है जी तहरीक इंसाफ, साफ चली, शफाफ चली, लेकिन तहरीक इंसाफ में अगर रकम के एवज़, पैसों के एवज़ पार्टी के ओहदे बेचे जाते हैं, लोगों को पैसों के एवज़ पार्टी के ओहदों पे लगाया जाता है, तो फिर तो इस पार्टी के अंदर करप्शन हो रही है। इस पार्टी ने करप्शन का ख़ात्मा क्या करना है? ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो एनालिसिस किया है, लेकिन ये जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। जुनैद अकबर साहब आगे कहते हैं कि वो लोग जो पार्टी के जलसों पे पैसा लगाते हैं, फिर वो करप्शन भी करते हैं। अब पार्टी में के जलसों पे कौन पैसा लगाता है? पार्टी के अपने लोग लगाते हैं। अगर कोई पार्टी के रहनुमा का जानने वाला पैसा लगाता है तो वो भी आपकी पार्टी के करीब है। तो यहाँ पर भी इतना मतलब है करप्शन हो रही है। आपके जलसों में पैसे लगा के लोग करप्शन करते हैं। जो लोग उनसे इन्वेस्ट कराते हैं, जलसे पे खर्च कराते हैं, फिर उनका पर्पस सर्व करते हैं, तो करप्शन हो रही होती है। तो आपके सूबे में तो वैसे करप्शन की बात होती है। अब नाज़रीन, जो जुनैद अकबर साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये अपने पार्टी के लोगों को चार्जशीट कर रहे हैं, अपने बानी पीटीआई इमरान खान को चार्जशीट कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं पैसा लगाओ फिर कमाओ, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अब नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब की इन बातों पर मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ, मज़ीद इसका एनालिसिस क्या कर सकता हूँ? इसका जवाब पीटीआई की क़यादत को, पीटीआई के रहनुमाओं को देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है, ये तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी फूट डाल देगा। और शायद जुनैद अकबर साहब का आइंदा आने वाले दिनों में यही अगर कंडक्ट रहा, यही रवैये रहा, इस किस्म के बयानात रहे, तो शायद इनको पार्टी के ओहदे से हटा भी दिया जाए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।